यस सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मैं आपका क्वांट एडुकेटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हमारे एक ऑफलाइन स्टूडेंट है, हमारे ऋतुराज जमाले। दोस्तों, इन्होंने अभी फिलहाल जो वर्किंग कर रहे हैं एज अ कंफर्म्ड डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं इन एलआईसी। बट इन्होंने एज अ एडीओ ज्वाइन किया था इन 2019 बैच में। और ये इंटरव्यू का मेरा मेन पर्पस यही है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडीओ की प्रोफाइल के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, कि क्या वो आपके करियर के लिए एक सही ऑप्शन है या नहीं है, उस पर हम इन डिटेल बात कर सकें। कल भी मैंने एक इंटरव्यू अपने एक स्टूडेंट जो एडीओ का वर्क कर चुके थे, लेकिन वो बैंकिंग में एंटर कर चुके हैं, तो कई लोगों को ये लग रहा था कि सर ऐसे भी बंदे से मिलवाइए जो एडीओ काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की उसी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए हमारे साथ ऋतुराज हैं, उनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे। एंड थैंक यू ऋतुराज फॉर गिविंग यू योर वैल्यूएबल टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। और दोस्तों, ऋतुराज का मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन इस तरह से देना चाहूंगा कि ऋतुराज एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पास आउट स्टूडेंट थे। इसके बाद इन्होंने वहां पे पीजी भी किया, यानी एमटेक किया है। उसके बाद इन्होंने टीचिंग भी जॉब किया है कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग करते थे। और उसके साथ फिर उन्होंने थोड़ा सा, जब वहां अनसर्टेनिटी लगा, थोड़ा सा करियर को अपने ठहराव देने के लिए बैंकिंग की तैयारी शुरू किया था। लेकिन वो एक ऐसे एज में उन्होंने स्टार्ट किया था कि ज्यादा ऑप्शन उनके पास थे नहीं। आई थिंक ही हैज स्टार्टेड विद द 28, इनका कंप्लीट हो चुका था, तो हार्डली इनके पास 1.5 ईयर था टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सो ही प्रिपेयर्ड फॉर ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम। बट एट द सेम टाइम इनको एडीओ का उसी समय पे अपॉर्चुनिटी मिला, एंड ही ग्रैब्ड विद बोथ हैंड्स। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल कैंडिडेट जो एडीओ के तौर पे काम कर रहे हैं, जो मेरे अंडर में आज तक जो सेलेक्ट हुए हैं ऑफलाइन क्लासेस से। तो स्वागत है ऋतुराज आपका यूट्यूब चैनल पे। ओके, थैंक यू सर। या तो थोड़ा सा मैंने बच्चों को बताया कि किस तरह से हमारा डिस्कशन रहेगा। तो ऋतुराज, शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, इंटरव्यू से। यस सर। तो सबसे पहले आप मुझे अपने इंटरव्यू का थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस क्या था, क्या सवाल पूछे गए थे, आपने क्या जवाब दिए, अगर वो बता सके तो। यस, तो सबसे पहले इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि हाउ मच सेल्स कॉम्पिटेंट पर्सन यू आर। ओके। सबसे पहली बात। और दूसरे मतलब बेसिक क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हाट यू नो अबाउट एलआईसी। आपको क्या मतलब आपके प्रोडक्ट्स का कौन कौन से पता है आपको, हम्म। आपने क्या सुना है इस जॉब एग्जैक्ट ये जॉब प्रोफाइल है, ये क्या है जॉब प्रोफाइल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट। इस तरह के हम्म। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। ओके। जैसे सपोज आपसे अगर ये सवाल पूछा गया हो, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे थे और गैप भी था, तो बहुत सारे बच्चों को देखो तैयारी करते हैं तो गैप तो आ ही जाता है, क्योंकि कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो होता नहीं है ग्रेजुएट किया और लगभग सब बच्चे उसी साल निकल गए। यस। गैप आता ही है। तो आपसे क्या ये सवाल पूछे गए थे कि आप इंजीनियरिंग से एडीओ क्यों आ रहे हैं, या फिर गैप ईयर के बारे में कुछ पूछा गया हो, तो आपने क्या आंसर्स किए थे? और वैसे मुझे पूछा गया था कि व्हाई आर यू शिफ्टिंग फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड हम्म। टू दिस मार्केटिंग बैकग्राउंड। हम्म। तो फॉर टेकिंग इट पॉजिटिवली मैंने ऐसा आंसर दिया था कि यस आई वाज इन टीचिंग बैकग्राउंड बट एक ड्रीम होता है कि गवर्नमेंट जॉब, मुझे एक एलआईसी संस्था से, एलआईसी जैसी संस्था से जुड़ना था। सो आई कैन मीन्स रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एज एट अ हायर पोजीशन, इसलिए मैं जुड़ना चाहता हूँ। ओके। अच्छा। ये उनको अपीलिंग लगा। ओके ओके, तो गैप के बारे में कुछ बात तो नहीं हुई थी इतनी ज्यादा, है ना? गैप के बारे में मतलब क्या हुआ था, एज सुन एज आई कंप्लीटेड माई जॉब, आई मीन एजुकेशन, तो उसके बाद ये हुआ था कि आई आई वाज डूइंग प्रोफेसर जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ओके। वो बात उन्होंने नहीं की थी मतलब। ठीक है। यस सर। चलिए, तो मतलब इन द सेंस क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अपने तैयारी कर रहे हैं जो इस साल शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के 3 साल का गैप है, किसी के 4 साल का, क्योंकि कॉम्पिटेटिव की जब आप तैयारी करते हो तो एक टेंडेंसी रहती है कि गैप आता है। तो मेरा उन बच्चों के लिए एक रिप्लाई ये है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बातचीत किया, कि एडीओ में ज्यादा करके वो गैप नहीं देखते हैं। और स्पेशली उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनका गैप है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ऑप्शंस कम रहेंगे और वो टिक के इस बिजनेस में काम करेंगे। क्या ये बात सही है ऋतुराज, ऐसा देखा जाता है? यस डेफिनेट एग्जैक्टली एंड डेफिनेटली यही देख बहुत ज्यादातर मतलब मायने में देखा जाता है, क्योंकि व्हेन आई वाज सिलेक्टेड माय एज वाज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट 30। ओके। तो उन्होंने ये भी देखा था
कि इस बंदे के पास अभी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो ये करेगा ही करेगा। तो उनके लिए ये आसान डिसीजन मेरी तरफ से था कि सही भाई है। इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जी, 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 नहीं वो समझा मैं, क्योंकि मैंने कई बहुत सारे बच्चे कैसा होता है डरा दिए जाते हैं कि अरे आप गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करोगे, ये चीजें कैसे बात करोगे। तो मेरा सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट पैनिक अबाउट दैट। और ये एडीओ का ऐसा प्रोफाइल है, उनको आपके गैप ईयर से या आपकी बैकग्राउंड से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये सवाल इंजीनियरिंग से क्यों आ रहे हो या किसी और फील्ड से एडीओ क्यों बनना है, वो सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या आपको जॉब की क्लैरिटी है या नहीं है, क्या आप टिक के काम करोगे कि नहीं करोगे, क्या आप इसको एक पार्ट टाइम सॉल्यूशन की तरह ले रहे हो कि चलो कुछ समय तक के लिए यहाँ जुड़ जाता हूँ और फिर आगे इसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। तो वो उनका जानना मेरे हिसाब से बनता है। ठीक है। तो अच्छा ऋतुराज, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एग्जैक्ट प्रोफाइल क्या है एडीओ के लिए? ओके सर, तो एग्जैक्ट प्रोफाइल ये है कि बेसिकली ये पोस्ट निकाला क्यों गया था कि एग्जैक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग ऑफ एजेंट एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ बिजनेस ओके। थ्रू दोज एजेंट्स। ये एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा। हम्म। तो उनको रिक्रूट द ट्रेनिंग एजेंट देना, एंड प्रोक्योरमेंट रिक्रूट ऑफ द करना। बिजनेस। यस, एक लाइन में इसका आंसर है सर। खत्म। जी। ग्रेट। तो अच्छा, अभी आपका जैसे हमने बात किया कि आप एजेंट हायरिंग करना एक प्रोसेस है, अब लगभग सब बच्चों को ये पता चल चुका है कि एजेंट को हायर करना है। तो एक बात बताइए, क्या एलआईसी इसमें कुछ हेल्प करता है आपका, एलआईसी रिक्रूट करने में, एजेंट रिक्रूट करने में, या फिर आपको खुद से ही कुछ करना होता है? सबसे पहली बात तो हमारा जब ये होता है सिलेक्शन, तो उसके हम्म। बाद तुरंत ही ट्रेनिंग होता है। तो हम्म। उसमें बता देते हैं कि हम कहाँ से रिक्रूट कर सकते हैं, क्या कर करेक्ट। सकते हैं। तो करेक्ट। डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम एलआईसी वॉज, वो एक मोबाइल वैन एक्टिविटी होती है। एक एक्टिविटी बताता हूँ, मोबाइल वैन एक्टिविटी। हम्म। तो मोबाइल वैन एक्टिविटी में कैसा था कि हम ये वैन ले लो, हमें ड्राइवर दिया जाता है, तो पूरा एरिया आप घूम सकते हैं। सो द ये एक एक्टिविटी होती है। और पैम्पलेट्स दिए जाते हैं। हम्म। उसमें पैम्पलेट्स में आप हमें अपना नाम डालना होता है, तो ओके। वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पैम्पलेट को प्रिंट कौन, कॉस्टिंग कौन लेता है, एलआईसी लेती है कि आपको खुद से कॉस्ट बेयर करना पड़ता पैम्पलेट रेडीमेड रहते हैं है? फॉर एजेंसी रेडीमेड। रिक्रूटमेंट में। ओके। ओके। उसमें बस अपना नाम डालना है, और हम वेरियस न्यूज़पेपर्स में या फिर डाल सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करवा एडवर्टाइज भी दे सकते हैं आप। सकते हैं उसका। हाँ, जैसे नजदीकी कोई मतलब कोई सेंटर है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोग जहाँ पे गैदर हो रहे हैं वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस, डेफिनेटली। और आपने एक इमेज शेयर किया था, ये किस चीज के रिलेटेड है? तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं स्टार्ट में कैसे काम करूं, वेन एवर आई एम अपॉइंटेड एज अ एडीओ, तो मैं क्या करूं। हम्म। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पहली पिक्चर है, तो ये सांगली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब फॉर फाइनेंशियल एक्सपर्टीज या फिर हम्म। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेमिनार रखा गया था। ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बचत गट होते हैं उनका। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं आप, रूरल एरियाज में जो रहते हैं ना? यस यस यस। जी। तो उनको इकट्ठा करके गया था। तो आई थिंक 15 या 20 डे ही था मेरा जॉब का। ओके। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्या करूं, ऐसे मतलब इसमें से ये मैं मुझे सॉल्यूशन मिला था उस टाइम। सही बात है। तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, मतलब ये किसकी तरफ से हुआ ये था, कैसे हुआ था? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ओके। उन्होंने एलआईसी को कांटेक्ट किया था, नियरेस्ट ब्रांच को। तो ओके। हमारे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सर थे, वो मुझे लेके गए वहां पे। ग्रेट, ग्रेट। तो ये मतलब और भी एजेंट रहे होंगे, आप ही को क्यों चूज किया गया, कोई एनी स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिकली था ऐसा कि मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने किया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ब्रांच ओके। को। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि जो सर थे उन्होंने मुझे लेके गए कि भाई ये नया बंदा है, इसको कुछ एजेंट्स मिल जाए, तो इस तरह से भी हेल्प की जाती है। की जाती है, मतलब इनडायरेक्टली कहने का सेंस ये है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, बाकी लोगों को कहीं और ले गए होंगे वो। आर यू गेटिंग? डेफिनेटली। ऐसा ही हुआ होगा ना। तो यानी एलआईसी हेल्प करता है ना। बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है कि एजेंट अपने दम पे बनाने होते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्मॉल लेवल पे या फिर कई बड़े लेवल पे भी एलआईसी आपको इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प देता है। करेक्ट है? करेक्ट सर। जी।
अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एलआईसी एजेंट की मतलब सैलरी या फिर आगे मतलब पैसा कितना कमा ले, क्योंकि कंपैरिजन सीधा क्या होता है, पीओ से हो जाता है। कोई बंदा इसको एसबीआई पीओ से कंपेयर कर रहा है, कोई एलआईसी एओ से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं जानना चाहूं कि इसमें रिकॉग्निशन क्या रहता है, या एक एडीओ किस तरह से अर्निंग कर सकता है, क्या कर सकता है, अगर आप वो समझाना चाहें तो। ओके, सो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, मतलब एज अ एडीओ मैं बताना चाहूंगा कि मतलब आप जब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो कंफर्म होते हैं, तो एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत सारा पोटेंशियल है, तो बेसिक सैलरी वो तो रहता ही है, हम्म। लेकिन एक स्पेसिफाइड स्टिपुलेटेड टारगेट के आगे हमने काम किया तो उसमें इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। ओके। तो ये मैं आप में मतलब पर्पसली आई वुड लाइक टू शो दिस टू इमेजेस। तो इसमें था ये कि दीज आर माय प्रोबेशन, दीज आर फ्रॉम माय प्रोबेशन इटसेल्फ। ओके, ये आपके हाँ प्रोविजन मतलब, पीरियड के टाइम की है। हाँ, तो उसमें वो आप देख सकते हैं कि जुलाई मंथ में था, तो उसमें 301 पॉलिसीज करके था। ओके। और ये प्रथम शतकवीर, मतलब हम्म। ये मैडम थी जो सोनाली पवार मैडम करके हैं, वो उन्होंने मतलब 100 पॉलिसीज किया था। तो ओके। फाइनेंशियल ईयर के जो होते हैं, तो आई वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ, यू कैन से प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर ओके, फ्रॉम द दैट एंटायर टाइम आप ब्रांच। प्रोबेशन पे थे और उसी समय आपने अपना पूरा टारगेट कंप्लीट भी कर दिया था। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो ये आपको रिकॉग्निशन एलआईसी की तरफ से मिलता है। यस यस। तो इससे ओके। होता क्या है कि योर सेल्फ कॉन्फिडेंस गेट्स बूस्टेड। हम्म। आप खुद भी मोटिवेटेड हो जाते हो और एजेंट्स को भी मोटिवेटेड करते हो। कोई अगर आप आपसे मिलने आए एजेंट, तो आप ये पोस्टर, मतलब मैंने इनको ये पोस्टर दिखाई कि देखो ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, ऐसे। सही है। तो मतलब कुल मिला के ऐसा है कि ये फिजिबल जॉब रहेगी, आप आराम से इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और अगर आपने तरीका ढूंढ लिया है कैसे क्रैक करना है, तो आप अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं। करेक्ट है ऋतुराज? करेक्ट है सर। जी। अच्छा, एक अलग हमें हटके सवाल। हाँ, बताइए, बोलिए बोलिए। हाँ, हम सॉर्टिंग कर सकते हैं कि भाई हमें एग्जैक्टली करना क्या है, हम्म। कैसे हम रिक्रूट करें। हम अगर हम अपनी अपनी स्ट्रेटेजी लगा के चले, जैसे कि ये पूरा मार्केटिंग जॉब है, मैंने कहा कि ये पूरा मार्केटिंग जॉब है। हम्म। तो उसमें लोगों को मिलना, उनको अपने एजेंसी के बारे में बताना, एजेंसी के बेनिफिट्स बताना, करेक्ट। मतलब इट्स इट्स अ टोटली सोशल जॉब। जितना आप ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं, उतना आपको रिस्पांस मिलता है, और वहीं से आप एजेंट्स कर सकते हैं। ओके, सही है। अच्छा, मुझे अभी एक ये बात बताइए, चलिए हमें ये समझ में आ गया प्रोबेशन, एक ये कंफ्यूजन और चल रहा है कि प्रोबेशन पीरियड एक्चुअली है कैसे ये। जैसे अभी आपने देखा होगा बॉन्ड पीरियड को बढ़ाया गया है, पहले 1 साल का बॉन्ड पीरियड था, अब उस पीरियड को 3 साल बनाया गया है। ये है क्या एग्जैक्टली, क्या हुआ क्या है इसमें? ओके, तो प्रोबेशन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वो सबसे पहले होता है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, जो इनिशियल पोस्ट है। तो उसमें 1 महीने का ट्रेनिंग होता है। हम्म। तो उसके बाद हम एडीओ हो जाते हैं। तो ओके। उस 1 महीने में हमको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं कि जाके सर्वे करके आओ। हम्म। तो अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। तो वो होने के बाद फिर हमें प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर, पीडीओ का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। ओके। तो उसमें हमें स्टिपुलेटेड टारगेट्स दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे टाइम दिया गया था कि 300 पॉलिसीज करो, 15 एजेंट्स रिक्रूट करो, और हम्म। 20 लाख का प्रीमियम करो। ओके। ऐसा होता है। तो अगर ये और वो प्रोबेशन पीरियड होता है 1 साल का। हम्म। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पूरे तीनों टारगेट्स है, हम हमें 1 साल में करने होते हैं। और अगर बाय चांस किसी का नहीं हुआ, हम्म। बहुत सारे बच्चों का यही कंसर्न है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। करेक्ट। ओके। तो होता कैसे, अगर नहीं हुआ तो वो 3 महीने का एक्सटेंशन दे देते हैं। ओके, और तो मतलब उसमें जाते टर्मिनेट नहीं करते हैं, अगर 1 साल दिया है तो ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद नहीं हुआ तो टर्मिनेट ही कर दिया सीधा, ऐसा नहीं होता। यस यस डेफिनेटली, बच्चों को मैं ये मतलब बताना चाहूंगा कि हमें कैंडिडेट्स को एलआईसी ने लाया है, उनको सैलरी दे रही है, हमारे ऊपर इतना खर्चा किया है, तो इतना इजीली टर्मिनेट तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। हम्म। तो एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन हम्म। मिलने के बाद उसमें फिर से थोड़ा सा रिवाइज टारगेट्स भी दिया जाता है। सो जो जैसे मैंने कहा था कि 300 पॉलिसी स्टार्ट में है,
तो अगर आपका 3 मंथ्स एक्सटेंशन मिला तो 300 पॉलिसीज का 325 हो सकता है। ओके, मैं थोड़ा लिटिल लेकिन बिट वो तो रिवाइज करके आपको 3 महीने का एक एडिशनल एक्सटेंशन दे देते हैं, क्योंकि वो मान के यस चल यस रहे हैं कि आपने 1 साल काम किया है तो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया होगा, तो थोड़ा रिवाइज करके इसको बेनिफिट दिया यस सर। जाए। नहीं, ये बहुत काम आवाज की सर। चीज है। जी हाँ, बताइएगा। यस मतलब ये जो सबसे मतलब ये मैं अपने मतलब कैंडिडेट्स को बच्चों को सब बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोबेशन का ये जो डर है कि भाई आप ऐसा मत ये निकाले तो क्या निकालेंगे, ये टारगेट पूरा कैसे होगा। तो मतलब ये है कि वो पूरा मतलब ऐसा नहीं होता है कि पूरा झट से निकाल देते हैं। हम्म। दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव। करेक्ट। ऐसी बात है सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा ईडीओ बना, उसने प्रोबेशन यस पीरियड भी सर्व किया और अपना टारगेट भी पूरा किया, तो उसके बाद वो कंफर्म हो जाता है। डेफिनेटली। तो क्या कंफर्म होने के बाद भी मतलब आगे इस जॉब से हटाया जा सकता है, या फिर क्या चीज है? आप कंफर्म हो गए तो इसका मतलब अब आप गवर्नमेंट जॉब में जैसे होता है वैसा हो चुके हैं, या फिर अभी भी आपका टारगेट पीछा करता रहेगा? ओके, सो बेसिकली डेवलपमेंट जैसे मैं एडीओ से पीडीओ बनता हूँ, पीडीओ से डीओ बनता हूँ, हम्म। तो डीओ को भी ये मार्केटिंग का जॉब है, तो डीओ को भी टारगेट्स होता है। वो टारगेट हम उसे बोल सकते हैं कॉस्ट रेशियो। कॉस्ट रेशियो। ओके। हाँ, जो हमारा ग्रॉस सैलरी है उसका 21% हमें कॉर्पोरेशन को बिजनेस की इन फॉर्म ऑफ बिजनेस वी हैव टू गिव द कॉर्पोरेशन 21% ऑफ आवर ग्रॉस एनुअल रिन्यूमरेशन। ओके। तो ये हमेशा अब तक मीन्स अप टू द रिटायरमेंट देना पड़ता है। ओके। तो यस, बाई और अगर चांस अगर सपोज, कोई नहीं कर पाया टारगेट फिर आगे चल के? हाँ सपोज अब ये एक बंदा कंफर्म हुआ है और उसका अगले साल कंफर्मेशन के अगले साल उसका नहीं हुआ, हम्म। तो ऐसा नहीं कि उसको निकाला जाता है। ओके। उसको थोड़ा सा क्या हो सकता है कि थोड़ा सा से थोड़ा सा कट हो, हम्म। थोड़ी सी पेनाल्टी लगा के उसको एक और चांस दिया जाता है। तो ऐसे मैक्सिमम 4 चांस मिल सकते हैं। ओके, और फिर मैक्सिमम से चार इन चार चांस। साल में और अगर फिर से वो 21% क्रॉस कर देता है तो हम्म। वो नल एंड वॉइड होता है, मतलब पेनल्टी नल एंड वॉइड आगे नहीं से। मतलब ऐसा हो सकता है आप एक आध साल ऊपर नीचे भी हुए तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन आपको लगातार डेफिनेटली परफॉर्मेंस देनी है, मतलब ये आपकी जो फेलियर्स है वो कंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली। ओके, तो यानी मतलब और मैनेज होते हैं ना, मतलब ये अगर देखिए आप प्रोबेशन से कंफर्म होके डीओ बन गए हैं, डीओ भी जो भी आप टारगेट मिल रहे हैं वो मैनेज तो हो सकते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आई थिंक मैच होना चाहिए। करेक्ट है? यस सर। पूरा मतलब ये क्या है, लर्निंग फेज है। मतलब मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, rather than taking it as a job, you take it as a business। हम्म। ऐसे भी हम बता सकते हैं। हम ऐसे बिजनेस ले, क्योंकि जो मेहनत हम इस साल करेंगे उसका फ्रूट्स हमें अगले साल भी, इस साल भी और अगले साल भी मिलेंगे। क्योंकि हम ओके। जो एजेंट्स रिक्रूट करते हैं तो वो धीरे धीरे सीखते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं। हम्म। तो जैसे जैसे वो काम करेंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका करेक्ट। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। करेक्ट। तो इट्स लाइक अ चेन। ठीक है। अच्छा, ये एक आपने एक चार्ट बताया था कि ये है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चों को, क्या है ग्रोथ पाथ, कैसा है? ओके, तो सबसे पहले इनिशियल पोस्टिंग हमारी होती है एज अ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि करेक्ट। एडवर्टाइज है अभी। तो उसमें क्या, ये पीरियड होता है 1 महीने का। हम्म। तो इसमें हमें क्या करते हैं, सर्वे फॉर्म्स दिए जाते हैं। हमारे टाइम क्या किया था, सर्वे फॉर्म्स दिए थे कि जाओ आपके कॉलोनी में जाके ऐसे लेके आओ कि जिनकी पॉलिसीज, उनका नाम लेके आओ, उनकी कौन सी पॉलिसी है लेके आओ, कोई पॉलिसी बंद है क्या लेके आओ। इट जस्ट अ टोटल सर्वे किया जाता है, और उसमें ब्रांच के कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उनका क्या क्या काम है, हम्म। वो ब्रांच कैसे काम करता है, वो ओके। भी इसमें कवर किया जाता है। ओके। और जैसे ही 1 महीना खत्म होता है तो उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है ऑफ प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वो इनिशियली होता है 1 साल का। हम्म। तो वही प्रोबेशनरी पीडीओ में, पीडीओशिप में जैसे टारगेट्स दिए जाते हैं, जैसे मैंने बताया 300 पॉलिसीज, प्रीमियम और नंबर ऑफ एजेंट्स। ओके। और उसके बाद ये जब हम कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर। हम्म। और डेवलपमेंट ऑफिसर के उसमें भी
इसमें एक डेवलपमेंट ऑफिसर में क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि एजेंसी रिक्रूटमेंट, हमें एजेंट रिक्रूटमेंट करते हैं। तो है डीओ और पीडीओ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सर, जो एजेंट्स है, जो एजेंट्स हम हमारे जो ब्रांच का एरिया है, जिसे हम ब्रांच हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, उसमें एजेंट्स रिक्रूट करने होते हैं। तो जब हम एक स्टिपुलेटेड क्या बोल टारगेट अचीव करते हैं, तो हमें सीनियर बिजनेस एसोसिएट हो जाते हैं। ओके। तो ये जो एसबीए होता है, ये अपने आप में मीन्स इट्स वी कैन से एज अ ऑनर टाइप। ओके। तो वो पूरा इंडिया में, पूरे इंडिया में वो रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कई बच्चों का कि क्या हम एजेंट अपने डिविजनल ऑफिस की रेंज के बाहर कर सकते हैं क्या, या किसी अदर स्टेट में करना हो, ऐसा पॉसिबल है? इनिशियल फेज में तो नहीं कर सकते, मतलब डिवीजन एरिया में, सब हेडक्वार्टर एरिया में कर सकते हैं। ओके। और जब आप एसबीए बन जाएंगे तब कहीं भी रिक्रूट कर सकते हैं, कहीं भी उसके कर लिए आपको सकते हैं, नो एसबीए, प्रॉब्लम। उसके लिए आपको यस, एसबीए बनना पड़ेगा। यस, यस। जी। अच्छा, आपने एक और चार्ट हमें दिया था कि जो कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था टुवर्ड द हायरार्की, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है ये? ओके। तो सबसे पहले ये होता है, मतलब ये पूरा हायरार्की मैंने दिया है। तो उसमें हम्म। सबसे पहला है असिस्टेंट, जो कि क्लास 3 कैडर का है। उसके बाद एचजीए होता है क्लास 3, जो हमारा है डेवलपमेंट ऑफिसर। जी। तो पूरा इन एंटायर एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन, डीओ इज द ओनली क्लास 2 कैडर। हम्म। उसके बाद तो कई सारे बच्चे होंगे कि मुझे भाई और क्या कर सकते हैं, आगे कितना जा सकते हैं, हम्म। जिन्हें हमेशा डीओ नहीं रहना है। दे वांट टू गेट प्रोग्रेस्ड, आगे ओके। मतलब हायर पोस्ट अचीव करनी है, तो ये कर सकते हैं। तो ऊपर डीओ के आगे का पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डबल एओ, अच्छा, जो एक बात बताइए, डीओ के बाद भी एओ बना जा सकता है इंटरनली प्रमोट होके? जैसे एलआईसी एओ का अलग से पोस्ट आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, तो क्या हाँ, डबल डीओ एओ का। प्रमोट होके भी एओ बन सकते हैं? यस, यस, डेफिनेटली। जो ओके। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया है, जो हम्म। 6 years, जो मैंने कहा था कि विद इन कॉस्ट रेशियो, अगर आपका विद इन का कॉस्ट रेशियो आप 20 मतलब 21% जो है, हम्म। उसको अगर हम कंटिन्यूस 6 साल तक है, तो हम डब्ल्यूओ में प्रमोट हो जाते हैं। और करेक्ट। डब्ल्यूओ में प्रमोट हो जाने के बाद हमें, जो मैंने राइट साइड में दिया है, मतलब वो तब हम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स। ओके। तो ये उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं, मतलब वही इट इज इक्विवेलेंट टू ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ऐसे करते करते वी कैन रीच अप टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके। तो ग्रेट। बहुत ही बढ़िया है। मतलब यहाँ एक क्या बोलते हैं, कन्फाइंड पाथ है एकदम, जिसको अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो आप टॉप मोस्ट पोस्ट तक जा सकते हैं। यस जी, सर। बहुत अच्छे से समझाया ऋतुराज आपने इस चीज को। अच्छा, एक और चीज जो आपने बताई थी, जो इंटरव्यू में भी अक्सर समझने के लिए काफी होती है, स्ट्रक्चर जो एलआईसी का ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों को इंटरव्यू में भी बड़ा काम आएगा, तो ये जरा मैं चाहता हूँ बच्चे इसको ध्यान से सुने। जी ऋतुराज, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा बच्चों को। यस सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अभी जो ये एडीओ का रिक्रूटमेंट आया है, तो हमें क्या किया था, डिवीजन सिलेक्ट करना था। तो हर एक ने डिवीजन सिलेक्ट किया है, करेक्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैं समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहला है कि सेंट्रल ऑफिस, अपना हेड ऑफिस बोलेंगे उसको। तो उनका हेड है, उनके हेड होते हैं चेयरपर्सन। तो हेड ऑफिस है मुंबई में। उसके बाद आता है जोनल ऑफिसेस। तो ये 8 जोन्स है, नॉर्थ जोन, नॉर्थ सेंट्रल, ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल वगैरह, वो ये सब जोन है। तो सेंट्रल ऑफिस के नीचे आते हैं जोनल ऑफिस। तो ओके। जोनल ऑफिस में क्या होता है, दे कंप्राइजेस ऑफ सम स्टेट्स। तो ओके। इसके नीचे हम आएंगे, सो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न जोन। ठीक है, तो वेस्टर्न जोन में 3 स्टेट्स है सर, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ओके। 3 स्टेट्स है। और उस तीनों स्टेट्स में मिला के वेस्टर्न जोन हैज 22 डिविजन्स। ओके। यस। तो आई विल कंसिडर माय एग्जांपल देयर। तो मैं हूँ सातारा डिवीजन से, जो कि वह है वेस्टर्न जोन में। हम्म। ठीक है, तो सातारा डिवीजन में है 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, एक है सातारा और दूसरा है सांगली। ओके। तो उस सातारा डिवीजन में क्या है, कुछ डिफरेंट ब्रांचेस है। और सांगली डिवीजन में है, सॉरी, सांगली डिस्ट्रिक्ट में अलग ब्रांचेस है। ओके। तो हमें जब पोस्टिंग दी जाएगी, तो ये वन ऑफ दिस ब्रांचेस में हमें पोस्टिंग दी जाएगी। ओके। तो
तो ये पूरा ऐसा है। स्ट्रक्चर है आपका, जो आपको पोस्टिंग Yes. समझने में हेल्प करेगा। अच्छा अच्छा ऋतुराज, मुझे एक दो चीजें और बताइएगा, इसी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक कई बच्चों का ये भी डाउट था जो करियर के लिए इसको वाकई में सिंसियरली देख रहे हैं, क्या ये ट्रांसफरेबल जॉब है? ट्रांसफरेबल इमीडिएट तो ट्रांसफर नहीं होता है, उसमें उसमें भी क्राइटेरिया है। यू हम्म। हैव टू सर्व फॉर फर्स्ट फॉर 5 years आफ्टर कंफर्मेशन, उसके बाद आपका ट्रांसफर होता है। ओके, तो ट्रांसफर लेना ठीक रहता है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप डीओ बन के एक एरिया में काम कर रहे हो, तो ट्रांसफर लेके कहीं और जाओगे तो वहां पे फिर शुरू से शुरू होगा। यस डेफिनेटली। सो इस जॉब में ट्रांसफर कैन बी अ रिस्की थिंग, क्योंकि क्या हम्म। है यहाँ पे जो जहाँ पे हम पोस्टिंग है, ऑलरेडी हमने 4-5 साल बिजनेस सेट बिताए हो हैं। गया, आपका जान पहचान बन यस, गई सब है। सेट हो चुका है, तो वहां जाके फिर से एजेंट्स नहीं तो रिक्रूट ये तो करना। ऑप्शनल होता होगा ना, मतलब ट्रांसफर वुड बी द ऑप्शनल थिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं देगा। यस यस। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता है। ये एक हम्म। वही इसलिए तो मैंने रिस्की पार्ट कहा कि ये पूरा ये हमें ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना पड़ता है अगर हम ट्रांसफर ले तो। अरे बाप रे। ओके। ऐसा है। अच्छा, दूसरी चीज जो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, टाइमिंग क्या रहता है आपके ऑफिस का? टाइमिंग क्या रहता है? एक कंफर्मेशन से पहले बताइएगा, और एक कंफर्मेशन के बाद आप क्या टाइमिंग एंजॉय कर रहे हैं वो बताइए। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जब भी हम एडीओ या पीडीओ शिप में होते हैं, सो वी हैव टू ओबे द टाइमिंग्स जो उन्होंने दी है, जो कि है 10 to 5:30, 10 AM to 5:30। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम वहीं पे रहना है। हम्म। तो हाँ, तो 10 बजे जाए, वो बस थोड़ा देर बैठ के, तो सो यू हैव टू बी इन द लाइजनिंग विथ योर हायर अथॉरिटीज, जो कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है। हम्म। तो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है उस स्टेज में। ओके। और जब थोड़ा थोड़ा जब बिजनेस बढ़ने लगता है, तो हम शिफ्टिंग कर तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा टाइमिंग शफल कर सकते हैं। सो फॉर सेल्फ डिसिप्लिन आई वुड लाइक टू से, हमें एक आदत बनानी चाहिए कि हम इस इतने टाइम में ऑफिस में रहूंगा, इतने टाइम में बाहर जाऊंगा, ऐसे। ओके, लेकिन एक बात बताइए, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि ऑफिस में बैठना इतना कंपलसरी नहीं है, इसमें तो बच्चा फ्री हो जाएगा, वो कहता है मैं तो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो एसबीआई पीओ की तैयारी करना चाहता हूँ। तो अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो वो जॉब के लिए कितना सही है, या कितना इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा? अ, इसमें ये बात है सर कि अगर ये आपने कहा कि सही है कि ये तो फ्री रहेगा, साइन मार के घर जाके स्टडी करने की सोचेंगे, करेक्ट। हम्म। लेकिन जैसा कि कहा मैंने कहा कि दिस इज द टोटल फील्ड जॉब। अगर आप घर में रहोगे तो दूसरा स्टडी करोगे, तो इसका इम्पैक्ट तुम्हारे जॉब पे मतलब ये इस पे आ जाएगा ना, तुम ना रिक्रूटमेंट कर पाएंगे, ना कहीं बाहर जा पाएंगे, तो कुछ भी काम नहीं होगा, पूरा स्टॉप, मतलब इट विल हैम्पर योर करंट जॉब प्रोफाइल। करेक्ट। और इसमें क्या होता है, अगर इसी हायर अथॉरिटीज दे डोंट एक्सपेक्ट यू दिस, तो ये दूसरी तैयारी एग्जाम करना, मतलब दूसरी एग्जाम की तैयारी करना, इट्स अ रिस्की थिंग फॉर दिस जॉब। और ये मतलब इसका एक इम्पैक्ट मैं बताना चाहूंगा सर, कि अगर ऐसा उनको पता चले, या फिर तो लग जाए कि ही इज नॉट सिंसियर ही और शी इज नॉट सिंसियर विथ हिज वर्क, तो ये तो काम में दिख जाता है कि उसने कितनी पॉलिसीज की, कितना काम किया, कितने एजेंसी ग्रुप किए। तो नंबर स्पीक्स इसमें, तो उनको दिख ही जाता है कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अंडरस्टूड। ये नहीं करना है अंडरस्टूड। उनको, क्योंकि वो उसमें एक्शन ले सकते हैं। इथिकली ओके, भी इट विल बी अ रॉन्ग थिंग। ठीक है। आई अंडरस्टूड यस 100%। अभी चीजें यस मेरे हिसाब से बच्चों को काफी सारी चीजें आपने क्लियर की हैं, और बहुत डिटेल में क्लियर की हैं। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड अप्रिशिएट योर एक्सप्लेनेशन पावर। तो मेरे को लगता है कि बच्चों के काफी सारे डाउट क्लियर रहे होंगे। ठीक है ऋतुराज, और भी अगर बच्चों के यस डाउट रहेंगे, सिंस ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव नहीं जा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा इस कमेंट को फॉलो करते रहना, इस वीडियो के कमेंट को, तो जो भी बच्चे अपने यस सर। डाउट पूछे तो हो सके तो कमेंट सेक्शन में उनको एक सूटेबल आप उसको एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं सभी ओके बच्चों से ओके। रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आपको डाउट आता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट जरूर करना। तो कम से कम एक दो दिन ऋतुराज भी देखते रहेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को, तो जो भी सूटेबल जवाब इनको लगेगा तो डेफिनेटली ही विल गिव यू अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके ऋतुराज, या यस सर। जी, थैंक यू वेरी सो मच मैं ऋतुराज ऑन कहना बिहाफ चाहूंगा ऑफ। कि जी। यस,
जैसे कहना चाहूंगा कि अगर आप आ रहे हैं इसमें तो डू इट फुल फ्लेजली, नॉट एज अ ऑप्शन, बिकॉज इसमें बहुत रिवॉर्डिंग, ये वैसे देखा जाए तो पूरा रिवॉर्डिंग करियर है। अगर आप इसमें सेट हो जाते हैं तो आप मतलब आफ्टर बीइंग कंफर्मेशन आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग्स कि मतलब ऑफिस आवर्स नहीं है तो हम मतलब थोड़ा अपना काम भी कर सकते हैं, ऑफ काम भी कर मतलब ऑफ पर्सनल थोड़ा सा काम भी देख सकते हैं, और ऑफिस का काम को तो शुरू ही है। एक्चुअली आपने जब अपना टाइमिंग मुझे बताया था तो आई फील गेट जेलस फॉर अ मिनट, क्योंकि आप भी कह रहे थे मैं 10 बजे ऑफिस जाऊंगा, 1 बजे घर आ जाऊंगा, खाना वाना खा के हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब एक बैंकर को अगर आप ऐसा बोल दो कि आप 10 बजे ऑफिस जाइए, 1 बजे निकल जाइए, घर आके लंच करिए, उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। यही मतलब इसका यही एक फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो बून सर इन दिस केस, तो हो जी, जाता है। नहीं नहीं, हर जॉब के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, हर जॉब के अपने अपने डेफिनेटली। लिमिटेशंस भी होते हैं और उसके अपने अपने फायदे भी होते हैं। तो मतलब ऐसा कंपैरिजन हम डायरेक्टली किसी को नहीं थ्रो करते हैं। आप जो काम करिए बेस्ट दीजिए, यू विल गेट द बेस्ट रिवार्ड ऑफ इट, मेरा हमेशा से ये मानना है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कंपेयर कर रहे हैं सीधा एडीओ को बैंक पीओ के साथ, आरबीआई ग्रेड बी, मतलब कंपैरिजन से ज्यादा जरूरी है कि आप वो पोस्ट अचीव करें और उसके लिए बेहतर काम करें। ठीक है, थैंक यू ऋतुराज ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑल स्टूडेंट्स जो अपीयर करने जा रहे हैं एडीओ का इंटरव्यू। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे गाइडेंस का, डेफिनेटली बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस फील्ड में अच्छा काम करने के लिए, एंड आई होप हर बच्चा इसको बहुत सीरियसली लेके चले। थैंक यू ऋतुराज, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू हाँ, सर। सभी बच्चे जो ऑली बोर्ड पे हमारा LIC एडीओ का बैच परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन परचेज इट डायरेक्टली फ्रॉम द ऐप एंड यू कैन यूज माई कोड लोकेश कोड लगा के डेफिनेटली परचेज कीजिए। अगर आप वाकई में एडीओ बन के एक सक्सेसफुल कैरियर लीड करना चाहते हैं, और अगर आप पुणे में रहें या पुणे के आसपास हैं, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके भी पूरा गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू ऋतुराज, और कोशिश कीजिए एक बार ऑफिस विजिट करिए, सांगली से पुणे जरूर आइए, और बच्चों को डेफिनेटली सर। फिजिकल, क्योंकि अपने ऑफलाइन में हैं कम से कम 22 से 25 बच्चे हैं जिनका एडीओ इंटरव्यू है, तो आई वांट कि एटलीस्ट आप उनसे इंटरेक्शन करके उनको पॉजिटिव बनाएं। ठीक है यस, विल डेफिनेटली ट्राई सर। जी, ऑल द यस बेस्ट एंड थैंक यू ऋतुराज फॉर योर काइंड वैल्यूएबल टाइम एंड योर काइंड एफर्ट टू फॉर आवर स्टूडेंट। ओके ऋतुराज, यस, मिलते हैं, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हैव अ ग्रेट डे। यस सर।